हेलो दोस्तों, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। मैं सुमन सहारण। कल हमने पढ़ा था, कल की क्लास में हमने क्या देखा था कि कंटिन्यू 2 दिन से अपनी राजस्थान का जो स्थापत्य है उस पर क्लासेस चल रही है। उसमें हमने दुर्ग स्थापत्य का जो आरबीएसई बोर्ड में दे रखा है वो पढ़ लिया हमने। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना, वो है मंदिर स्थापत्य। ठीक है, 1 मिनट पेन सेलेक्ट कर लेती हूँ मैं। मंदिर स्थापत्य देखेंगे, इसमें से भी सवाल आती है। जैसे दुर्ग स्थापत्य में आते हैं वैसे ही मंदिर स्थापत्य है। श्रृंगार चौरी का मंदिर कहाँ है, मिलान करना दे देते हैं, निम्न में से कौन सा मंदिर है जो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो वो सब हम लोग इसमें जो हमारी ये आरबीएसई की बुक है इसमें से पढ़ेंगे। स्थापत्य कला न केवल नगर निर्माण, देखो स्थापत्य का मतलब ये नहीं होता कि खाली नगरों का निर्माण हो गया, भवन दुर्ग निर्माण तक ही सीमित नहीं है, दुर्ग निर्माण तक ही सीमित नहीं है। ये फर्स्ट सेशन में हमने डिस्कशन किया था। वन कला की गति और कला की शक्ति के अनुरूप उनका प्रवेश मंदिरों के निर्माण द्वारा भी प्रदर्शित हुआ है। भारत में मानसिक तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ ही कला की प्रगति भी होती रही। जनरली क्या होता है कि राजनीतिक स्थिति ये रहती है कि जिस भी युग में हम क्या देखते हैं, मंदिर इन स्थापत्य के थ्रू हम क्या देखते हैं कि अगर ये जो भी देश, जो भी स्थिति, अंचल है, क्षेत्र है, उसमें अगर शांति है तो वहां क्या होगा, शासक है उसका रुझान कला की तरफ होगा। और कला में फिर क्या करेंगे, यहाँ तो दुर्ग का निर्माण होगा, महलों का निर्माण होगा, है ना, बड़ी बड़ी हवेलियों का निर्माण होगा, या मंदिर स्थापत्य उनकी तरफ रुझान होगा। ठीक है, यदि राजस्थान के संदर्भ में चर्चा करें तो राजस्थान में 7वीं सदी से पूर्व जो मंदिर बने दुर्भाग्य से उनके अवशेष ही प्राप्त नहीं होते। देखो 7वीं शताब्दी से पहले बने जो मंदिर है उनके अवशेष राजस्थान में प्राप्त नहीं होते। जैसे बेराट का मौर्यकालीन गोल बौद्ध मंदिर, तो मौर्यकालीन गोल बौद्ध मंदिर है वो बेराट में स्थित है। आपको याद रखना है ये। नगरी चित्तौड़गढ़ का था दोस्तों, वो था वैष्णव मंदिर। तो वैष्णव मंदिर कहाँ था, नगरी चित्तौड़गढ़ में तो था वो तो कौन सा मंदिर था, वैष्णव। और जो बौद्ध मंदिर था वो कौन सा था, आपका बेराट का, जो मौर्य युगीन था। तो इनके अवशेष हमको प्राप्त 7वीं शताब्दी से बाद के हैं उनके प्राप्त होते हैं, उससे पहले के हमको प्राप्त नहीं होते। यहां मंदिरों के विकास का काल है दोस्तों 7वीं से 10वीं सदी के मंदिर। ठीक है, तो राजस्थान में मंदिर निर्माण का जो काल है वो आपको याद होना चाहिए, कहीं भी मेंस में लिखने का काम आएगा आपको। तो 7वीं से 10वीं शताब्दी तक का जो समय काल है वो राजस्थान में मंदिर निर्माण का काल है। ठीक है, लगभग 8वीं सदी से, क्योंकि 7वीं से पहले मिलते नहीं, 8वीं सदी से राजस्थान में जिस क्षेत्रीय शैली का विकास हुआ उसे कहते हैं दोस्तों गुर्जर प्रतिहार अथवा महामारू शैली। इस महामारू शैली कह दो या गुर्जर प्रतिहार शैली कह दो, वो थी क्षेत्रीय शैली जो 8वीं सदी से राजस्थान में विकास हुआ। क्योंकि 8वीं शताब्दी के बाद गुर्जर प्रतिहारों का राजस्थान में शासन रहा था, तो उस काल में राजाओं के द्वारा जिन मंदिरों का निर्माण करवाया गया वो शैली क्या कहलाई, आपकी गुर्जर प्रतिहार शैली कहलाई या महामारू शैली कहलाई। इस शैली के अंतर्गत प्रारंभिक निर्माण, अब याद रखना दोस्तों, प्रारंभिक निर्माण है मंडोर के प्रतिहार, सांबर के चौहान, चित्तौड़ के मौर्यों ने करवाया। प्रारंभिक दौर मतलब 8वीं सदी या 9वीं सदी का प्रारंभ के सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर कौन कौन से हैं, एक तो ओसिया चित्तौड़गढ़ आभानेरी में स्थित है। ओसिया में 8वीं से 12वीं सदी तक, क्योंकि गुर्जर प्रतिहार थे, 12वीं सदी तक जो मंदिर बने हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण पहाड़ी पर सचिया माता का मंदिर के पास बना सूर्य मंदिर है, और नीचे मैदान में बने हरिहर मंदिर, महावीर मंदिर है। तो ओसिया में है। अब आपके आ जाए कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो ओसिया का सूर्य मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली या महामारू शैली में बना हुआ है। एक आपका है हरिहर मंदिर ओसिया में और एक महावीर मंदिर, याद रखना इनको दोस्तों। अब देखते हैं 9वीं, ये तो थे प्रारंभिक मंदिर। अब 9वीं सदी में विकसित गुर्जर प्रतिहार शैली के महत्वपूर्ण मंदिर पाली जिले में आउआ व बालोतरा के पास खेड़, दोनों लगभग 850 ईस्वी के क्रम से कामेश्वर रणछोड़ जी के मंदिर है। कहाँ, सबसे पहले ये ध्यान रखो, पाली जिले में आउआ व बालोतरा के पास, दोनों 850 ईस्वी के लगभग। एक तो आपका कामेश्वर मंदिर, आउआ का कौन सा मंदिर है दोस्तों, कामेश्वर मंदिर, कामेश्वर मंदिर। ठीक है, आउआ का। और बालोतरा का रणछोड़ मंदिर। क्लियर,
ये आपके मंदिर है जो गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। ये दोनों पाली जिले में है, याद रखना। लगभग 10वीं-11वीं सदी के प्रारंभ में हमें गुर्जर प्रतिहार शैली का पूर्ण विकास व सोलंकी शैली का प्रारंभ देखने को मिलता है, क्योंकि गुजरात की थी सोलंकी, तो शासक उनका प्रभाव राजस्थान पे पड़ा था। ठीक है, इसमें का पहला महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों, जो हम बात किसकी कर रहे हैं, 10वीं-11वीं शताब्दी की कर रहे हैं। मेड़ता के दक्षिण में केकिंदिया जस नगर का नीलकंठेश्वर मंदिर। कौन सा, केकिंदिया जस नगर का नीलकंठेश्वर मंदिर सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। सीकर के पास हर्षनाथ का मंदिर, सबको पता है सीकर में हर्षनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों, सीकर में। सरिस्का के दक्षिणी पश्चिम में पारा नगर का नीलकंठेश्वर मंदिर भी एक भव्य त्रिकुटाकार मंदिर है। इन दोनों मंदिरों में हमें गोल स्तंभ मिलते हैं, जो आने वाले समय में आम हो गए थे। गुर्जर प्रतिहार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर किराडू का सोमेश्वर मंदिर है। सवाल ये आता है दोस्तों, 1016 ईस्वी का है लगभग, तो कौन सा गुर्जर प्रतिहार शैली का सबसे अंतिम भव्य मंदिर कौन सा है, किराडू का सोमेश्वर मंदिर। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शैली का आपका 1016 ईस्वी का लगभग। ठीक है, यह भारत के सबसे अच्छे भव्य मंदिरों में से एक है। इसका शिखर भी दर्शनीय है। क्लियर, देखते हैं आगे। इस क्रम में देखो, ये मंदिर स्थापत्य बोर्ड की किताब में बहुत अच्छा दे रखा है, आपको क्रमानुसार दे रखा है कि कौन से काल में किस शैली में किस मंदिर का निर्माण हुआ था। क्लियर, इस क्रम को आगे बढ़ाने वालों में जालोर के गुर्जर प्रतिहार रहे। ठीक है, उसके बाद चौहान, परमार, गुहिलों ने मंदिर शिल्प को समृद्ध किया, परंतु इस काल के कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहार शैली में से अलग भी हैं। इनमें बाड़ोली का मंदिर, ठीक है, बाड़ोली का मंदिर, नागदा में आपका सास बहू का मंदिर, और उदयपुर में आपका जगत अंबिका का मंदिर। याद रखना, जगत अंबिका का मंदिर उदयपुर में और सास बहू का मंदिर नागदा में। ये आगे पढ़ेंगे ये मंदिर किसके हैं। ठीक है, 11वीं 13वीं सदी के बीच बने राजस्थान के मंदिर सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह मंदिर शिल्प का स्वर्ण काल था। इस काल में राजस्थान में काफी संख्या में विशाल अलंकृत मंदिर बने, जिन्हें सोलंकी या मारू गुर्जर शैली कहा गया। सोलंकियों का प्रभाव था, तो इस शैली को क्या कहा गया, मारू गुर्जर शैली। इस शैली के मंदिरों में ओसिया का सचिया माता का मंदिर, ओसिया का है आपका सचिया माता का मंदिर, चित्तौड़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों सामिधेश्वर मंदिर आदि प्रमुख है। ये दोनों किस शैली के, मारू गुर्जर शैली के हैं। ओसिया का सचिया माता का मंदिर और चित्तौड़ दुर्ग में स्थित सामिधेश्वर मंदिर कौन सी शैली है, आपकी है मारू गुर्जर शैली। ठीक है, मारू गुर्जर शैली के हैं। यह मंदिर ऊंची पीठिका पर निर्मित है। इस समय ही एक और शैली विकसित हुई, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल मंदिर में से आएगा तो पक्का नहीं है आपका। इसमें की एक और शैली कौन सी शैली है दोस्तों, भूमिज। ठीक है, भूमिज शैली। राजस्थान में इस शैली का सबसे पुराना 1010 से 20 ईस्वी मंदिर पाली जिले में सेवाड़ी का जैन मंदिर है। ठीक है, तो पाली जिले में सेवाड़ी का नंबर 1, तो ये याद रखो कि सेवाड़ी का जैन मंदिर निम्न में से कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए पाली जिले में। क्लियर, कौन सी शैली में बना हुआ है ये सवाल आएगा, तो ये है भूमिज शैली में। भूमिज शैली है उसका सबसे पहला उदाहरण है। इसके अलावा देखो ये भी याद करो, मेनाल का है आपका महानालेश्वर मंदिर, ये भी भूमिज शैली का है। बारां जिले में रामगढ़ का भंड देवरा, ये भी भूमिज शैली का है। और बिजोलिया का उंडेश्वर मंदिर। तो राजस्थान में 4 ऐसे मंदिर है जो भूमिज शैली के उदाहरण है। ये सवाल आएगा आपको, याद रखना। सबसे पहला हम लिख देती हूं मैं अलग से, भूमिज शैली। भूमिज शैली के कौन कौन से मंदिर है, पहला आपका सबसे पहला कौन सा है, सेवाड़ी का जैन मंदिर, सेवाड़ी का जैन मंदिर, ये कहाँ है दोस्तों, पाली जिले में। दूसरा कौन सा है आपका मैनाल का
नालेश्वर मंदिर, ठीक है, मैनाल भीलवाड़ा में है ना। तीसरा आपका रामगढ़ का भंडदेवरा, रामगढ़ का भंडदेवरा, ये आपका 12 जिले में। चौथा है आपका उंडेश्वर मंदिर, उंडेश्वर मंदिर, ये आपका भीलवाड़ा में। तो कौन सी शैली का ये दोस्तों? भूमिज शैली के राजस्थान में 4 मंदिर है, तो ये आ सकता है, ध्यान में रखना। राजस्थान सहित संपूर्ण भारत में 13वीं सदी के बाद का काल मंदिर निर्माण की दृष्टि से बहुत ही उल्लेखनीय नहीं है, क्योंकि ये अशांत काल था। उत्तर भारत में हिमालय पर्वत की निचली श्रृंखलाओं के अलावा शायद राजस्थान ऐसा एकमात्र क्षेत्र था जहां बड़े मंदिरों का निर्माण जारी रहा। इसका श्रेय तत्कालीन राजपूत शासकों को है। राजपूत शासकों ने यहाँ मंदिरों का निर्माण करवाया। इस काल के मंदिरों में देखे कौन सा है? उदयपुर का एक तो आपका जगदीश जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर, एकलिंग जी का मंदिर स्थापित किया था ना उदयपुर में, तो 2 हो गए, जगदीश जी मंदिर और एकलिंग जी के मंदिर उदयपुर में। केशव पाटन के मंदिर, आमेर के जगत शिरोमणि का मंदिर प्रमुख है, याद रखना, आमेर का जगत शिरोमणि का मंदिर। ये मंदिर आकार की भव्यता लिए हुए हैं। विशाल एवं कलात्मक मंदिरों को बनाने में समय और धन विपुलता से व्यय होता था। बाद में धार्मिक असहिष्णुता के कारण मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट किए जाने के कारण प्राय इनका निर्माण क्या है, बंद हो गया। ऐसे मंदिरों के बजाय हवेली शैली है उसकी तरफ कब दोस्तों? 16वीं और 17वीं सदी में हवेली शैली के मंदिरों की निर्माण की बहुलता रही। ये सवाल कल जो पेपर था उसमें आया था। देखो, हवेली शैली के मंदिर है, उसका निर्माण की बहुलता किस समय रही? तो 16वीं और 17वीं सदी में रही। ध्यान देना इन चीजों पे, ठीक है। चलते हैं आगे। राजस्थान में अनेक जैन मंदिर भी है। जैन मंदिरों की राजस्थान में प्रधानता है, वो देखते हैं कौन सा है, जो वास्तुकला की दृष्टि से अपना अलग स्थान रखते हैं। इन मंदिरों में विशिष्ट तल विन्यास, संयोजन, स्वरूप का विकास हुआ है, जो इस धर्म की पूजा पद्धति मान्यताओं के अनुरूप था। जैन मंदिरों में सर्वाधिक प्रसिद्ध है दोस्तों देलवाड़ा के जैन मंदिर, सबको पता ही है। इनके अलावा रणकपुर के, ओशिया, जैसलमेर आदि स्थानों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। पाली जिले में है सेवाड़ी, सेवाड़ी का मंदिर अभी हमने देख के आए थे ना, जो भूमिज शैली का है। घाणेराव, नाडोल नालाई सिरोही जिले में है वरमाण। झालावाड़ जिले में दोस्तों चांदखेड़ी, झालावाड़ जिले में, और झालरा पाटन बूंदी में केसरवा पाटन। करौली में श्री महावीर जी का मंदिर है, ये फेमस, जो जैनों का सबसे फेमस मंदिर है। आदि जगहों के जैन मंदिर भी प्रसिद्ध है। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो हमारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो मंदिर स्थापत्य वो बहुत बड़ा है, उनकी विशेषताएं कौन सी है वो हम आगे के चैप्टर में अब देखने वाले हैं। देखो, एकलिंग जी का मंदिर है उदयपुर में, याद रखो। सबसे पहले एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में करवाया था ना, बप्पा ने इसकी स्थापना की थी। एकलिंग जी का लकुलिस मंदिर उदयपुर शहर के निकट नाथद्वारा राजमार्ग पर कैलाशपुरी नामक गांव में स्थित है। आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, अपना आपको याद रखना है खाली उदयपुर में। इसका निर्माण देखो, ये याद रखो, इसका निर्माण किसने करवाया? 8वीं सदी में मेवाड़ के गुहिल बप्पा रावल ने करवाया था दोस्तों, तथा इसे वर्तमान स्वरूप महाराणा रायमल ने प्रदान किया था। ओके। मंदिर के मुख्य भाग में काले पत्थर से बनी एकलिंग जी की चतुर्मुखी प्रतिमा है। यह सवाल आता है, क्या सवाल आएगा इसमें से? सवाल आएगा कि एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। मिलान करने में आ जाए तो उदयपुर में। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बप्पा रावल ने करवाया था। कब करवाया था? 8वीं सदी में करवाया था, ठीक है। इसमें जो चतुर्मुखी प्रतिमा है वो कौन से काले पत्थर से निर्मित चतुर्मुखी प्रतिमा है, वो कौन से मंदिर में है? तो एकलिंग जी के मंदिर में है, ठीक है। क्योंकि एकलिंग जी को मेवाड़ राजघराने का कुल देवता माना जाता था, जबकि मेवाड़ का शासक स्वयं को इसका दीवान मानते थे। इस मंदिर के आते में कुंभा द्वारा निर्मित एक विष्णु मंदिर भी, ठीक है। ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों, दूसरा है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, किराड़ू के मंदिर। ये कहाँ है किराड़ू के मंदिर? ये देखो, किराड़ू के मंदिर है, ये सब के सब है बाड़मेर में। तो सबसे पहला सवाल तो यही आएगा कि किराड़ू के मंदिर कहाँ है? बाड़मेर में, ठीक है।
किराडू का प्राचीन नाम है किराट कूप था, जो बाड़मेर के हातमा गांव के समीप के खदीन रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित है। ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको। 11वीं-12वीं सदी में बने यहाँ के मंदिर ओसिया के मंदिर के बाद के समय के हैं। यहाँ पर 5 मंदिरों का समूह है। देखो ये किराडू के मंदिर, मंदिर मतलब एक समूह है, 5 मंदिरों का समूह है, जो वैष्णव भी है और शैव भी है, दोनों है। ठीक है दोस्तों, उसमें कुछ मंदिर है जो वैष्णव मंदिर है, कुछ मंदिर है जो शैव मंदिर है। और किराडू कहाँ है? अपना बाड़मेर में है किराडू के मंदिर। किराडू के मंदिर में सबसे सुंदर कौन सा है दोस्तों? सोमेश्वर का मंदिर। यह मंदिर उच्च कोटि की तक्षण कला के साथ साथ गुप्तकालीन क्षेत्रीय परमार सोलंकी शैली का अद्भुत मिश्रण प्रस्तुत करता है। किराडू को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, क्योंकि यहाँ मंदिर है। देखो कितने सारे मंदिरों का समूह है। बाड़मेर में है किराडू, हमने देख लिया। उसमें भी सबसे जो यहाँ तो शैव मंदिर है या फिर अपने वैष्णव मंदिर है, वैष्णव मंदिर है। इनमें सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? सोमेश्वर। कहाँ है सोमेश्वर का मंदिर? तो आप कंफ्यूज मत होना दोस्तों, किराडू में है यानी बाड़मेर में है। इसमें राजस्थान जो गुप्तकालीन शैली है, क्षेत्रीय परमार सोलंकी शैली है, इनका अद्भुत मिश्रण है। किराडू को राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसको कहा जाता है? तो वो होता है आपका किराडू। याद रखना, ये सवाल आपको आ सकता है कि राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे बोला जाता है? तो किराडू को। बाकी ये देखो, देखिए ना, गुप्तकालीन शैली, सोलंकी शैली है ना, भूमि शैली, ये सब ये हम यहाँ इस वजह से डिस्कशन नहीं कर रहे, नहीं तो अपना क्या है, हम जो अपना विषय है उससे भटक जाएंगे। ये अगर आपको मंदिर स्थापत्य भारत में एक समान था, तो भारत, उत्तर भारत में मंदिर स्थापत्य उसको नागर शैली बोलते हैं। दक्षिणी भारत में जो मंदिर स्थापत्य की शैली है उसको हम द्रविड़ जो शैली है वो बोलते हैं। तो इसके बारे में अगर आपको पूरी डिटेल लेनी है तो आप YouTube चैनल, जो पहल एकेडमी का YouTube चैनल है, उस पर जाकर आप दे सकते हैं कि महेश चौधरी, बाय महेश चौधरी के द्वारा, इस जो सर है महेश चौधरी सर के द्वारा आपको मंदिर स्थापत्य जो आर्ट फॉर्म्स है पूरे इंडिया की, उस पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाया हुआ है। ठीक है, उसमें एक आपका मंदिर स्थापत्य, तो आपको फिर ये सब चीजें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि RS का लेवल है यहाँ, RPSC के एग्जाम का जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पढ़ रहे हैं। उसमें क्या रहता है कि आपको कौन सी शैली यहाँ नाम दे देंगे, तो आपको खाली रटने वाली चीज यहाँ मेन उनका मकसद क्या रहता है वो देते हैं। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है, किराडू के मंदिर कहाँ है, बाड़मेर में है ना, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है, उदयपुर में है। उनका पैटर्न रहता है यहाँ ये कि निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। अगर आपको मेंस के पर्पज से देखना है तो आपको वो क्लास जरूर देखनी चाहिए जिसमें मंदिर शिल्प है भारत के। तो इतिहास का जो सेक्शन है उसमें आपको प्लेलिस्ट में बाय महेश चौधरी के द्वारा मंदिर शिल्प है, उस पर पूरी चर्चा की गई है, तो वो आप जरूर से वीडियो देखिएगा। ठीक है, अगला है अपना जगत शिरोमणि मंदिर। कहाँ है जगत शिरोमणि का मंदिर? आमेर में। याद करो दोस्तों, जगत शिरोमणि मंदिर है आमेर में। आमेर स्थित इस मंदिर का निर्माण कछुआ शासक, आमेर में है तो आमेर में तो कछुआओं का शासन रहा है, मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? मान सिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र था जगत सिंह, उसकी याद में करवाया था। मान्यता इस मंदिर में प्रतिष्ठित काले पत्थर की कृष्ण की वही मूर्ति है जिसकी मीरा चित्तौड़ में आराधना किया करती थी। मान सिंह इसे चित्तौड़ लेकर आए थे। ठीक है, अगला है जैन मंदिर। जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर फेमस है वो है दोस्तों, देखो ये जैन मंदिर। अब देखते हैं क्या है। उत्तर मध्यकालीन मंदिर शिल्प कला का चरमोत्कर्ष अगर किसी को देखना है वो है आबू पर्वत स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर। ये दिलवाड़ा की जैन मंदिर है, वो उत्तर मध्यकालीन शिल्प कला का चरमोत्कर्ष रूप है। यह राजस्थान, गुजरात की सोलंकी चालुक्य शिल्प कला शैली के प्रमुख नमूने कहे जा सकते हैं। यहाँ स्थित जैन मंदिरों में 2 मंदिर प्रमुख हैं। पहला आपका जैन तीर्थंकर ऋषभ देव का मंदिर है। इसे कब बनाया था? 1031 ईस्वी में गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने। जब तो सोलंकी शैली है और राजस्थान शैली है, उन दोनों का मिश्रण है। देखो तो 2 मंदिरों में सबसे पहला कौन सा है दोस्तों? जैन तीर्थंकर थे
ऋषभदेव। तो इनका ऋषभदेव का इन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह। आपको याद रखना है विमल शाह है, ठीक है। इस मंदिर को इसी वजह से विमल शाही का मंदिर भी कहते हैं। क्लियर रखना, विमल शाही का मंदिर इस वजह से कहते हैं है जो जैन तीर्थंकर ऋषभदेव है उनको समर्पित है, पर निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था, तो इस वजह से विमल शाह मंदिर भी कहते हैं। दूसरा कौन सा है दोस्तों? जो 22वें जैन तीर्थंकर थे अपने नेमिनाथ जी, उनका है। इनका निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा 1230 ईस्वी में करवाया। इनका निर्माण, पहले मंदिर का जो निर्माण है वो 1031 ईस्वी में हुआ था, जो विमल शाही मंदिर है या फिर ऋषभदेव जी का मंदिर है। जो दूसरा आपका है नेमिनाथ, जो दूसरा प्रमुख मंदिर 22वें जैन तीर्थंकर नेमिनाथ का है। इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? वास्तुपाल और तेजपाल। कब करवाया? 1230 ईस्वी में। इस मंदिर को लूणव शाही के नाम से भी जाना जाता है। कौन से मंदिर को? नेमिनाथ मंदिर को, ठीक है। जो ये मंदिर कौन से है? देलवाड़ा के जैन मंदिरों की बात हो रही है, उनमें दो प्रसिद्ध है। पहला आपका मंदिर है जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जी का मंदिर, दूसरा आपका नेमिनाथ जी का मंदिर, ठीक है। इस मंदिर के मंडप, स्तंभ, छतरी, वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर पर बारीकी से खुदाई की गई है। इस मंदिर के रंग, ये देखो, ये आपका जैन मंदिर देलवाड़ा का, ठीक है। तो वेदियों के निर्माण में श्वेत पत्थर बारीकी से खुदाई की गई। इस मंदिर के रंग, मंडप व नवचौकी की कलात्मकता अद्भुत है। क्लियर? चलो, ये तो हो गया आपके देलवाड़ा के जैन मंदिर। अगला देखते हैं हर्षत माता मंदिर। वो कहाँ है? आबानेरी में। आबानेरी नामक स्थान पर हर्षत माता का मंदिर है, वो भी गुर्जर प्रतिहार कालीन कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। 11वीं सदी में इस प्रदेश को मोहम्मद गजनवी ने नष्ट कर दिया। मंदिर भी पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गया। मूलतः यह मंदिर क्या है दोस्तों? एक विष्णु मंदिर है, याद रखना। मूलतः कौन सा मंदिर है? हर्षत माता, हर्ष माता नहीं, ये है आपकी हर्षत माता। हर्ष माता वो तो सिक्किर में है, ये हर्षत माता का मंदिर वो क्या है आपका? ये क्या है आपका? एक विष्णु मंदिर है, मंदिर और आबानेरी में है। आबानेरी दौसा में है ना, वहां है ये। क्लियर? अब देखते हैं अगला शिव मंदिर। नाम ही दे दिया, देखो, बाड़ोली के शिव मंदिर। ये तो सब जानते हैं कि बाड़ोली में क्या है? शिव मंदिर है। चित्तौड़गढ़ जिले में बाड़ोली, सबको पता है। बाड़ोली शिव मंदिर पंचायतन शैली का उदाहरण है। ये देखो किसका उदाहरण है? तो राजस्थान में पंचायतन शैली का मंदिर निम्न में से कौन सा है? ये सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। बाड़ोली का शिव मंदिर है वो पंचायतन शैली का उदाहरण है। अब पंचायतन नाम आ गया तो मैं आपको बता देती हूँ, पंचायतन शैली नागर शैली का एक उदाहरण होता है। नागर शैली में पंचायतन शैली होती है, उसमें क्या है? एक आपका मुख्य मंदिर होता है, उस मंदिर के चारों कोनों पे 4 मंदिर होती है, ठीक है। मान लो ये आपका मुख्य मंदिर हो गया, इसके चारों कोनों पे ये देखो 4 मंदिर हो गए, हो गए 5। ये आपकी है पंचायतन शैली। इस पंचायतन शैली का उदाहरण राजस्थान में कौन सा मंदिर है? शिव मंदिर, जो बाड़ोली में है। इसमें मुख्य मूर्ति किसकी है? क्योंकि शिव मंदिर है तो शिव पार्वती की और उनके सेवकों की है। ऐसी मान्यता कि इस मंदिर का निर्माण हूण शासक तोरमाण के पुत्र मिहिर कुल ने करवाया था। तो जो बाड़ोली के शिव मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ में है, उनका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो मिहिर कुल के द्वारा, जो हूण शासक तोरमाण का पुत्र था। क्लियर? अगला फिर से शिव मंदिर है, पर कौन सा? भंड-देवरा का शिव मंदिर। भंड-देवरा हम पढ़ के आए थे, 12 जिले में है कि रामगढ़ में स्थित भंड-देवरा का शिव मंदिर, दोस्तों याद कर लो पक्के से, हाड़ौती का खजुराहो कहलाता है। तो निम्न में से कौन सा मंदिर है राजस्थान का जो हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो वो आपका होगा भंड-देवरा का मंदिर। भंड-देवरा का मंदिर कहाँ स्थित है? 12, रामगढ़ में स्थित है, 12 में स्थित है, ठीक है। 12 का भंड-देवरा का मंदिर। अभी हम पीछे स्लाइड है उसमें पढ़कर आए थे, ये कौन सी शैली है? भूमध्य शैली का उदाहरण है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हाड़ौती का खजुराहो। कौन सा? 12 जिले का भंड-देवरा का शिव मंदिर। इसका निर्माण मेदवंशी राजा मलयवर्मा ने करवाया। यह मंदिर भी पंचायतन शैली में बना हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं जैन मंदिर। अब आगे कौन से? अभी तो हमने पढ़ा था देलवाड़ा के जैन मंदिर, उसमें हमने ऋषभदेव जी का मंदिर पढ़ा, नेमिनाथ जी का मंदिर पढ़ा, उनका निर्माण किसने करवाया? विमल शाह ने, है ना, वो सब। अब देखते हैं रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है? सबसे पहले याद करो दोस्तों, पाली में। कहाँ है?
पाली जिले में है। रणकपुर का जैन मंदिर अपनी अद्भुत शिल्प कला भव्यता के लिए विख्यात है। प्रथम जैन तीर्थंकर थे अपने आदिनाथ जी। किसको समर्पित है, याद रखना, ये सवाल आता है। इस मंदिर का निर्माण इस मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा के शासनकाल में हुआ था। तो रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों, पहला सवाल आएगा, आप क्या बताओगे, पाली में। किसको समर्पित है, तो आदिनाथ जी को, जो अपने प्रथम जैन तीर्थंकर थे आदिनाथ जी, उनको समर्पित है। ठीक है, निर्माण कब हुआ था, तो महाराणा सांगा थे, उनके शासनकाल में हुआ था। किसने करवाया था, तो ये बताती हूँ मैं आपको, धरणीसाय नामक एक जैन व्यापारी ने करवाया था। रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ये सवाल आ जाए तो धरणी शाह नामक एक जैन व्यापारी थे, उन्होंने करवाया। यह मंदिर 1444 खंभों पर टिका होने के कारण खंभों का अजायब घर कहलाता है। तो आपसे मूल गर्भगृह में आदिनाथ की 4 मुख वाली मूर्ति प्रतिष्ठित है, इसलिए यह मंदिर चौमुखा मंदिर भी कहलाता है। आपसे ये पूछेंगे कि रणकपुर के जैन मंदिर कहाँ है, आप बता देना पाली जिले में है। किसको समर्पित है, जैन तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है। क्लियर, निर्माण किसने करवाया, तो बता देना, एक जैन व्यापारी थे धरणी शाह, उन्होंने करवाया। किसके शासनकाल में, तो महाराणा कुंभा के शासनकाल में। इस मंदिर जो रणकपुर का जैन मंदिर है, इसमें कुल कितने खंबे हैं, तो 1444, याद रखना। इसी वजह से इसको खंभों का अजायब घर भी कहते हैं। ये भी आ गया। चौमुखा मंदिर निम्न में कौन सा है, तो आपका होगा रणकपुर का जैन मंदिर, क्योंकि जो आदिनाथ की मूर्ति है उसके 4 मुख दिखाए गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। सचिया माता का मंदिर वो कहाँ है, ओसिया में। ओसिया कहाँ है, जोधपुर में। जोधपुर से 57 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिणी पश्चिमी दिशा में ओसिया स्थित है। यहाँ 8वीं सदी के बने, देखो सच्चा माता का मंदिर है, उसमें वैष्णव भी है, जैन मंदिर में गुर्जर प्रतिहार कला की है, क्योंकि 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार कला ही थी। यहाँ पारंपरिक तरीके से वैष्णव शैव जैन मंदिरों का निर्माण हुआ है। ओसिया के वैष्णव मंदिरों में, अब ओसिया के जो वैष्णव मंदिर है उसमें हरिहर मंदिर, सूर्य मंदिर, पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा था, ओसिया में हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर है वो प्रमुख है। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर प्रसिद्ध है। शाक्त मंदिरों में पीपला माता और 2 है, एक आपकी सचिया माता, ये होगी शाक्त। तो जो ओसिया है उसमें भी क्या है, मंदिरों का एक समूह है, जो क्या है 8वीं सदी में गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर हैं, जो वैष्णव भी है, शैव भी है, जैन भी है। अगर बात करें वैष्णवों में, तो वैष्णव में आपका हरिहर मंदिर और सूर्य मंदिर, ये कौन से कहाँ है, ओसिया में, याद रखना। जैन मंदिरों में महावीर का मंदिर, शाक्त मंदिरों में आपका पीपला माता का मंदिर और सचिया माता का मंदिर है। तो सचिया माता का मंदिर है निम्न में किस धर्म से या किस से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए शाक्त धर्म से। क्लियर, यही है एक पीपला माता का मंदिर। अगला देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा, सास बहू का मंदिर कहाँ है दोस्तों, नागदा में। याद करो, सास बहू का मंदिर कहाँ है, नागदा में। नागदा उदयपुर से 27 किलोमीटर दूर नागदा में गुहिल शासक श्रीधर द्वारा कुछ मंदिरों का निर्माण करवाया गया। इनमें 2 जुड़वा वैष्णव मंदिर है, एक सास बहु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये दोनों मंदिर आकार में छोटे बड़े होने के बावजूद भी अलंकरण की दृष्टि से समान है। अब आपको बहुत ज्यादा ये सरप्राइज होंगे आप, देखो सास बहू का मंदिर नागदा में, ये सबको पता है कि सास बहू का मंदिर कहाँ है, नागदा। नागदा कहाँ है, उदयपुर में। पर सास बहू का मंदिर है वो किसको समर्पित है, ये सवाल आ जाए तो शैव धर्म, आपको इस नाम से पता नहीं चल रहा कि सास बहू का मंदिर किसको समर्पित है, शैव है, वैष्णव मंदिर है, या जैन मंदिर है, या शाक्त मंदिर है, क्या है। पर आपको याद रखना है, सास बहू का मंदिर है वो एक वैष्णव मंदिर है। क्या है, किसको समर्पित है, विष्णु को। सास बहू का मंदिर है दोस्तों, वो क्या है आपका, वैष्णव मंदिर है, याद रखना। ठीक है, क्योंकि छोटे बड़े 2 मंदिर जो बिल्कुल पास है। अब देखते हैं, अब ये हो गया अपना मंदिर स्थापत्य कंप्लीट। आगे देखेंगे राज प्रसाद एवं महल स्थापत्य। इतने मंदिर जो हमने अभी देखे हैं कि राजस्थान में मंदिर स्थापत्य की कौन सी शैली रही है, पहले कौन सा कालक्रम रहा है, किस काल में कौन सा मंदिर स्थापत्य रहा है, उसके बाद हमने देखे हैं कि शैली कौन कौन सी रही है। शैली के बाद हमने ये देखा है कि राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर, ऐसे तो देखो बहुत सारे मंदिर हैं, आप देखोगे हजारों मंदिर आपको मिलेंगे, पर जो प्रसिद्ध मंदिर है जो एग्जाम में आने लायक है वो सब
सब मंदिर यहाँ कवर कर लिए हमने अच्छे से, ठीक है। अगला है आपका राजप्रसाद एवं महल स्थापत्य। देखो स्थापत्य की हमने कितनी शैली कर ली। राजस्थान में हम अगर RS मेंस में लिखने में भी आ जाए आपके, तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में स्थापत्य के क्या रूप हैं। एक तो है दुर्ग स्थापत्य, ठीक है दोस्तों। दूसरा है आपका नगर निर्माण, ये भी हमने देख लिया था। तीसरा है आपका मंदिर स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य। चौथा है आपको दोस्तों, अब ये करेंगे हम राजप्रसाद एवं, इसको बोल दो आप महल स्थापत्य, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे दोस्तों हवेली स्थापत्य, हवेली स्थापत्य। इसके बाद एक और बच गया दोस्तों, वो हम करेंगे हवेली के बाद कौन, जल स्थापत्य, जल स्थापत्य। ये चीजें ये सब कवर हो जाएगी जब राजस्थान में आपका स्थापत्य कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हमने दुर्ग कर लिए, नगर कर लिया, मंदिर कर लिया। अब हम करने कौन से जा रहे हैं, महल स्थापत्य। फिर हवेली और जो जल स्थापत्य बचेगा वो कल की क्लास में हम कवर करेंगे, ठीक है। राजप्रसाद महल स्थापत्य, स्थापत्य का एक विशिष्ट रूप कौन सा है, राजप्रासाद। राजस्थान में राजपूतों के राज्य स्थापित होने के साथ राजभवनों का तो निर्माण हुआ था, ठीक है। मेनाल, लागदाम आदि स्थानों में पूर्व मध्यकाल के राजभवनों के अवशेष मिलते हैं, जिनमें छोटे छोटे कमरे, छोटे छोटे दरवाजे, खिड़कियों का अभाव, दो किनारों के कमरों को बरामदे से जोड़ा जाना इनकी विशेषता रही है। ये तो बता दी जनरल विशेषता कि ये अपना जो महल निर्माण है या राजप्रसाद है उनकी विशेषता रही। मध्यकाल में क्या हुआ, आर्थिक समृद्धि हुई, इसके कारण राजप्रसाद के धीरे धीरे अब क्या हो गया, बड़े बड़े महल बनने लगे, भव्य सुसज्जित बनने लगे। कुंभाकालीन जो राजप्रसाद सादे थे, किंतु बाद के काल में महलों की बनावट, शिल्प में परिवर्तन दिखाई देता है। 15वीं सदी के बाद जब राजपूत शासकों का मुगलों के साथ संपर्क हुआ तो उसका असर यहाँ के महलों के स्थापत्य पर भी पड़ा, क्योंकि राजपूत कला है, चाहे वो चित्रकला हो कोई भी हो। जैसे ही राजपूतों का मुगलों से संपर्क हुआ तो जो मुगल शैली है उसका प्रभाव हमारे स्थापत्य पर, राजस्थान के स्थापत्य पर पड़ने लगा, ठीक है। उनमें क्या था, वो फवारे, ये मुगल शैली थी। छोटे बाग बगीचे, बेल बुंटे, संगमरमर का मुख्यतः प्रयोग। एतमादौला के मकबरे में हमको पता है संगमरमर का प्रयोग हुआ था। ताजमहल है उसमें संगमरमर का। तो मुगलों का तो मेन यही था कि जो बड़े बड़े इमारती पत्थर है उनका प्रयोग करना। मेहराब, ये उनकी गुंबज था। इन रूपों का मुगल प्रभाव इन इमारतों पर भी दिखाई देता है। जिसे उदयपुर के महलों में अमर सिंह के महल है, करण सिंह का जग मंदिर है, ये महल है उदयपुर में ही है। जगत सिंह द्वितीय के काल का प्रीतम निवास महल, जग निवास महल, जग निवास, जग मंदिर, ये कहाँ है दोस्तों, उदयपुर में, याद रखना। आमेर की दीवानी आम, दीवानी खास, बीकानेर के करण महल, शीश महल, अनूप महल, रंग महल, जोधपुर के फूल महल, याद रखना। जोधपुर का कौन सा है दोस्तों, फूल महल, बीकानेर का अनूप महल, जग मंदिर, जग निवास कहाँ है आपका, उदयपुर का है। ये मिलान करना आ सकता है, ठीक है। 17वीं सदी के बाद कोटा, बूंदी, जयपुर आदि में महलों में स्पष्टतः मुगल प्रभाव दिखाई देता है। मुगल प्रभाव के कारण राजप्रसादों में दीवाने आम, ये मुगलों में था तो उनकी शैली थी कि एक दीवाने आम होना चाहिए, दीवाने खास होना चाहिए, सभागार थे जहाँ बैठ के वो लोगों को संबोधित करते थे, चित्रशालाएं होनी चाहिए, बारहदरियाँ होनी चाहिए, ग्वाक्स झरोखे होने चाहिए, रंग महल आदि को जगह मिलने लगी। इस प्रकार के महलों में जयपुर का सिटी पैलेस, उदयपुर का सिटी पैलेस मुख्य है। मतलब ये विशेषताएं इन दोनों महलों में है। राजस्थान के महलों में देखो डीग के महल, जिन्हें जल महल भी कहते हैं, का विशेष स्थान है। ये महल जाट राजा सूरजमल द्वारा निर्मित हैं। तो डीग के महल कहाँ है दोस्तों, भरतपुर में है, याद रखना। डीग के महल कहाँ है, भरतपुर में। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों, महाराजा सूरजमल द्वारा, सूरजमल द्वारा, ठीक है। डीग के महलों के चारों छज्जे हैं,
कारणी से जो अलग ही प्रभाव उत्पन्न करते हैं। अब कल पढ़ेंगे हम हवेली स्थापत्य राजस्थान में क्या है, जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जल स्थापत्य। हवेली स्थापत्य तो ये है कि इसमें आरएस प्रीलिम्स में मेंस में सवाल आते ही आते हैं, ठीक है। तो इनका कल से करेंगे। आज अगर हम करेंगे तो क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आपको बोरिंग लगेगी। इसके अलावा एक साथ में आप पढ़ भी नहीं पाओगे चीज़ों को। तो आज हमने देख लिया मंदिर स्थापत्य और जो महल या राजस्थान में क्या स्थिति रही है उसको हम जो भी इस आरबीएससी बुक में दे रखा था वो पढ़ लिया। चलो दोस्तों, कल फिर मिलते हैं नई क्लास के साथ, जिसमें स्थापत्य का जो अगला चैप्टर है वो कवर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बात, अगर आपको ये लग रहा है कि एक दोस्त ने ये बोला था कि जो पहल एकेडमी है वो कहाँ पर है, तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि पहल एकेडमी है वो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो आरएस की मुख्यतः आरएस की प्रिपरेशन करवा रहा है ऑनलाइन। इसके लिए आपको पहल ऐप है जो प्ले स्टोर पे जाके आप PAHAL पहल एकेडमी ऐप है वो डाउनलोड करो दोस्तों। वो डाउनलोड करने पे आपको सारे कोर्स एक जगह अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें क्या है, आपका फाउंडेशन चल रहा है। फाउंडेशन में आपको फिलहाल जो मिलेगी वो हिस्ट्री की क्लासेस चल रही है बाय महेश चौधरी के द्वारा। आपकी साइंस एंड टेक की क्लासेस चल रही है बाय मयंक शर्मा के द्वारा। और आपका फोर्थ पेपर एक चला है आपकी पॉलिटी क्लासेस अजय सर के द्वारा, और एक फोर्थ पेपर का स्पेशल कोर्स चल रहा है। वो तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि फोर्थ पेपर वेरी इंपॉर्टेंट होता है जिस पे हम स्पेशल ध्यान नहीं देते हैं। हम जनरली उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। प्रीलिम्स का सब्जेक्ट है, जैसे हिस्ट्री हमने पढ़ ली, पॉलिटी हमने पढ़ ली, तो अगर प्रीलिम्स में हमने पढ़ ली है तो इसका मतलब इतना नॉलेज हमें है कि हम मेंस में उसको अच्छे से कवर कर पाएंगे। क्योंकि आरएस मेंस में 2 नंबर के आपकी 2 मार्क्स के 5 मार्क्स के और आपका 10 मार्क्स का सवाल आता है। तो 2 मार्क्स का अगर मान लो आ गया पॉलिटी में उद्देश्य प्रस्ताव, तो आपने पढ़ रखा है उद्देश्य प्रस्ताव किसमें, प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो वहाँ आप कवर कर सकते हो। ये मान के चलो कि जो ये सिलेबस का जो फर्क होता है आरएस मेंस और प्रीलिम्स का बहुत कम होता है। सेम वही टॉपिक आपके प्रीलिम्स में वही आपके मेंस में होती है जो कवर हो जाता है। पर फोर्थ पेपर आरएस मेंस का ऐसा पेपर है जिसका प्रीलिम्स में कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि वो है आपका लैंग्वेज का पेपर, जिसमें आपके आती है 120 मार्क्स की आपकी हिंदी आती है, जिसमें आपकी ग्रामर और जो भी डिस्क्रिप्टिव जो भी पोर्शन आता है वो, और ऐसे वगैरह निबंध वगैरह प्रारूप आपका संस्कृतिकरण पल्लवन वो आता है। इंग्लिश आती है आपकी 80 मार्क्स की। वो हम टच कब करते हैं, हमारी ये जो टेंडेंसी रहती है जनरली सबकी कि जब हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम हो जाता है, या एग्जाम भी नहीं, जब हमारा रिजल्ट आ जाता है जब, तो वो जो 3 महीने का अंतराल होता है उसमें हम इतनी सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते। इसके अलावा पहले जो 3 पेपर है वो भी हमको कवर करने होते हैं। तो 3 पेपर प्लस फोर्थ कभी हमने देखा भी नहीं हो वो होता है। तो अगर इम्प्रूवमेंट करना है, इम्प्रूवमेंट क्या, अगर सिलेक्शन लेना है तो फोर्थ पेपर है जो अपना फोर्थ पेपर है अपना, उस पे जो लैंग्वेज का है उस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंग्लिश और हिंदी ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज पे हम जब तक फोर्थ पेपर पर ध्यान नहीं देंगे, इसमें जनरली आपके मार्क्स और पेपर में जो 3 पेपर है उसमें आपके मार्क्स आते हैं जनरली, मैं यहाँ बता दूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 100+ आएंगे, ठीक है। 100 में हो सकता है आपको 110 आ जाए, 120, वो भी बहुत रेयर केसेस में, ठीक है। इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस मार्जिन नहीं रहता। पर फोर्थ पेपर है उसमें पिछले रिजल्ट में हमने देखा है कि 140+ तक मार्क्स के हैं, और रैंक किसने निर्धारित किए हैं, फोर्थ ने की है। तो ये डिफरेंस अगर आपका जनरल आप पढ़ोगे तो आपके मार्क्स कितने आएंगे, 90 आ जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये जो मार्जिन है ना, इसको निकालना है आपको 140 या 150 तक लेकर जाना है खुद को। तो अभी से इस पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। पहल एकेडमी पे दीपक सर हैं, वो स्पेशल आपको फोर्थ पेपर करवा रही है बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पर। अभी से आप एक डेली की क्लासेज जो उनकी लाइव क्लास चल रही है, लाइव के साथ साथ प्लस उनकी रिकॉर्डेड क्लास भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो वो क्लासेज अगर अभी से आप लोग स्टार्ट करोगे तो जब तक एग्जाम आ गई, अभी नोटिफिकेशन आएगा, फिर प्रीलिम्स होगी, उसके बाद मेंस होगा, जब तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पेपर मांगता है आपका प्रैक्टिस दोस्तों, और प्रैक्टिस कोई एक दिन का खेल नहीं है, वो होगी आपकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करने से। सर क्या करवाते हैं आपको, अच्छे से संधि वाला चैप्टर जैसे करवा दिया,
तो उसके बाद उसकी फुल प्रैक्टिस करवाते हैं, उपसर्ग करवा दिया फिर उसकी फुल प्रैक्टिस करवाते हैं, तो आपके माइंड में वो इतने अच्छे से हो जाएगा कि आप कभी उसको भूल ही नहीं पाएंगे। और जब एग्जाम आएगा आपको ये लगेगा कि हाँ चलो फर्स्ट 3 पे हम अच्छे से फोकस करते हैं, इसके अलावा जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का टाइम होता है वो टाइम होता है आपका खाली आरएस मेंस राइटिंग करो, जो राइटिंग टेस्ट पेपर लिखो वो टाइम होता है आपका, वो आपको कोर्स को कवर करने का कभी टाइम नहीं होता। अगर आपका कोर्स बच रहा है तो उसी के पीछे आप भागते रहोगे, आप एक भी टेस्ट सीरीज या पेपर नहीं लिख पाओगे। तो जब तक ये नहीं लिखोगे, स्पेशली आप 4th पेपर को नहीं, तो फिर वहाँ आपको रैंक निकालनी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। तो जब तक आप ये 4th पेपर कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आपको लगता है कि आपकी प्रीलिम्स होगी, प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो भी आपका टाइम बच रहा है उसमें 4th पेपर के खूब पेपर लिखो, जितने हो सकते हैं, जहाँ से भी आपको मिले वो पेपर लिखो, तो फिर आपके आ जाएंगे 150 या 140 मार्क्स आ जाएंगे, जो आपकी अच्छी रैंक डिसाइड करेगा, ठीक है। चलो दोस्तों, इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज चल रही है आरएस प्रीलिम्स, अगर किसी को चाहिए तो पहल अकेडमी पे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, 25 टेस्ट है जिसमें मात्र 1100 रुपये में आपको उपलब्ध हो रही है। आप 2500 रुपये में 25 टेस्ट आपको और 2500 रुपये में उपलब्ध हो रही है, ठीक है, जिसमें से 5-6 टेस्ट आपके ऑलरेडी हो चुकी है। चलो दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।